हेलो एवरीवन, वेलकम टू ला स्टडी। आज इस वीडियो के माध्यम से हम इंडियन पिनल कोड पर आधारित सेक्शन 141 से और 160 पर कुछ एमसीक्यूज देखेंगे। इस एमसीक्यूज का पार्ट 1 अपलोड किया जा चुका है। आज इसका ये पार्ट 2 है। विभिन्न न्यायिक सेवा परीक्षाओं के लिए मध्य प्रदेश सिविल जज, चीफ लॉ असिस्टेंट, एपीओ, एडीपीओ, एचजेएस तथा सिविल जज परीक्षाओं के लिए ये वीडियो काफ़ी उपयोगी है। सो फ्रेंड्स, आप अगर चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा उसके पास बने बेल आइकन बटन को प्रेस कर लें, जिससे कि सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब आप ला स्टडी की एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ आपको विभिन्न परीक्षाओं के लिए टेस्ट सीरीज की सुविधा उपलब्ध है। इस एप्लीकेशन पर मात्र ₹1 प्रतिदिन की दर से 365 रुपये में आप पूरे वर्ष के लिए 3120 एमसीक्यूज प्राप्त कर सकते हैं। 2000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे साथ इस एप्लीकेशन पर जुड़े हुए हैं। आप इन टेस्ट सीरीज को लैपटॉप एवं पीसी पर भी दे सकते हैं। मध्य प्रदेश सिविल जज परीक्षा के लिए, बिहार एपीओ एग्जाम के लिए तथा चीफ लॉ असिस्टेंट के लिए टेस्ट सीरीज हमारी इस एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक्स पर आधारित इंडियन पिनल कोड की इस पुस्तक से प्रश्न क्रमांक 20 तक के प्रश्नों को हमने वीडियो क्रमांक 12 के माध्यम से सॉल्व कर लिया है। आगे हम इसका प्रश्न क्रमांक 21 देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 21 है कि प्रतिनिधिक दायित्व के सिद्धांत का पहली बार निर्णय किया गया था। किस मामले में प्रतिनिधिक दायित्व के सिद्धांत पर निर्णय दिया गया था? पहला ऑप्शन दिया हुआ है आर बनाम हिंगिस के बाद में, दूसरा है आर बनाम स्टीफेंसन के बाद में, तीसरा है आर बनाम टॉल्सन के बाद में तथा चौथा है आर बनाम प्रिंस के बाद में। इस प्रश्न का सही आंसर है आर बनाम हिंगिस के बाद में। सही ऑप्शन यहाँ पर इसका ए है। यहाँ हमें प्रश्न में एक वर्ड दिया हुआ है प्रतिनिधिक दायित्व। प्रतिनिधिक दायित्व के अन्य नाम और होते हैं। पहला है संयुक्त उत्तरदायित्व, संयुक्त उत्तरदायित्व, आन्वयिक दायित्व, संयुक्त उत्तरदायित्व, आन्वयिक दायित्व, प्रतिनिधिक दायित्व, सामूहिक दायित्व, सामूहिक दायित्व। इस तरह से इसके कुल 4 ये नाम हुए: प्रतिनिधिक दायित्व, संयुक्त उत्तरदायित्व, आन्वयिक दायित्व और सामूहिक दायित्व। ये प्रश्न पूछा जाता है कि प्रतिनिधिक दायित्व को अन्य किन किन नामों से और जाना जाता है, तो ये 4 नाम और हैं इसके। तो आर बनाम हिंगिस के बाद में ये प्रतिनिधिक दायित्व के सिद्धांत को पहली बार ये निर्णय इसमें दिया गया था। प्रश्न की व्याख्या है कि प्रतिनिधिक दायित्व का सिद्धांत सबसे पहले आर बनाम हिंगिस के बाद में प्रतिपादित किया गया था। इस वाद में प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा कारित अपराध के लिए प्रतिनिहित दायित्व के अधीन नहीं होगा, परंतु यदि उसने अपराध कारित करने के लिए पूर्वानुमति दे रखी थी या सम्मति दे रखी थी तो वह दायी होगा। अगर मान लीजिए आप कोई बलवा कर रहे हैं, कोई विधि विरुद्ध जमाव आपके द्वारा किया जा रहा है और ये आप इस एक ही जमीन पर कर रहे हैं। ए है, इस भूमि का स्वामी है। इस जमीन पर आपके द्वारा ऐसा कोई बलवा या विधि विरुद्ध जमाव गठित किया जा रहा है और इसमें ए की कोई सहमति नहीं है। यदि ए की कोई सहमति नहीं है तो यहाँ ए जिम्मेदार नहीं होगा, लेकिन यदि ए की सहमति है तो ए को भी यहाँ लायबल ठहराया जाएगा। इसीलिए यहाँ वर्डिंग यूज की गई है कि किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा कारित अपराध के लिए प्रतिनिहित दायित्व के अधीन नहीं होगा। अर्थात इन जो बलवा करने वाले व्यक्ति हैं, जो विधि विरुद्ध जमाव करने वाले व्यक्ति हैं, इनके द्वारा किए गए अपराध के लिए ए किसी भी तरह लायबल नहीं होगा यदि इसकी कोई भी सहमति या पूर्वानुमति नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा प्रतिनिधिक दायित्व से संबंध रखती है? धारा 120A, धारा 121, धारा 154 तथा धारा 159। देखिए, प्रतिनिधिक दायित्व के संबंध में धारा 154 और धारा 155 ये 2 धाराएं हैं, जिसमें धारा 154 यहाँ में ऑप्शन में दिया हुआ है कि धारा 154 यहाँ आंसर होगा कि धारा 154 ये प्रतिनिधिक दायित्व से संबंध रखती है। अर्थात धारा 154 ये बताती है कि मान लीजिए कोई भूमि का स्वामी है, जैसा मैंने अभी आपको ऊपर समझाया कि ए किसी ये भूमि का स्वामी है और इसकी भूमि पर, इसकी जमीन पर कोई बलवा या विधि विरुद्ध जवाब गठित किया जा रहा है और इसकी इसमें सम्मति है, सहमति है, तो यहाँ ये भी लायबल होगा। तो दंड संहिता की निम्न धाराओं में से कौन सी धारा? तो ये यहाँ प्रतिनिधिक दायित्व के अधीन होगा।
अर्थात इसका भी दायित्व यहाँ पर बनेगा जबकि इसकी सहमति है, और अगर इसकी सहमति नहीं है तो ये किसी भी तरह लायबिल नहीं रहेगा। धारा 155 ये कहती है आईपीसी की कि जिस व्यक्ति के फायदे के लिए ऐसा कार्य किया गया है उसके संबंध में दंड का प्रावधान करती है धारा 155। तो यहां इस प्रश्न का जो सही आंसर है ये आपका धारा 154 है, अर्थात ऑप्शन क्रमांक सी। अन्य ऑप्शन में हमें धारा 120 ए दिया हुआ है, 121 दिया हुआ है और 159 दिया हुआ है। 159 ये दंगा के लिए है। इस प्रश्न की व्याख्या बताती है कि भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत भूस्वामी तथा अधिभोगी, भूमि का स्वामी या अधिभोगी, अधिभोगी अर्थात जिस भूमि को इस समय कोई अन्य व्यक्ति यूज कर रहा है, अधिभोगी धारा 154 तथा 155 के अंतर्गत प्रतिनिधिक रूप में उत्तरदायी होंगे यदि उनकी भूमि पर अवैध सभा आयोजित होती है या बलवा होता है। लेकिन यहाँ इनको इसके संबंध में जानकारी होनी चाहिए, मालूम होना चाहिए, इनका कहीं ना कहीं कोई ना कोई इंटरेस्ट इसमें होना चाहिए, तब ये लायबिल होंगे, अदरवाइज ये लायबिल नहीं होंगे। प्रश्न क्रमांक 23 है कि भारतीय दंड संहिता 1860 में कौन से रेस्पोंडेंट सुपीरियर के सिद्धांत आपराधिक विधि में विस्तारित है। रेस्पोंडेंट सुपीरियर वही प्रतिनिधिक दायित्व के सिद्धांत की बात को यहाँ अंग्रेजी में वर्णित किया गया है। तो धारा 121, धारा 159, धारा 120 ए और धारा 154। तो इसका सही आंसर आपका है धारा 154 जो कि रेस्पोंडेंट सुपीरियर सिद्धांत के संबंध में बात करती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 154 में उस भूमि के स्वामी या अधिभोगी जो उस भूमि का स्वामी है या उसको अधिभोग में है या जो उसका उपयोग कर रहा है के दायित्व का उल्लेख है। उस व्यक्ति के दायित्व का उल्लेख है जो उस भूमि का स्वामी है या उसका उपयोग कर रहा है, भोग कर रहा है, जिस पर कि विधि विरुद्ध जमाव किया गया है। यह धारा प्रतिनिधिक दायित्व के सिद्धांत से संबंधित है। प्रतिनिधिक दायित्व का सिद्धांत, सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत, संयुक्त दायित्व का सिद्धांत या अन्वयिक दायित्व का सिद्धांत, ये चारों ही दायित्व के सिद्धांत एक ही वर्ड के पर्यायवाची हैं, याद रखिएगा। इस धारा में रेस्पोंडेंट सुपीरियर सिद्धांत का आपराधिक विधि में विस्तार है। धारा 120 ए ये आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा को बताती है तथा धारा 120 बी ये एक आपराधिक षड्यंत्र के संबंध में दंड का प्रावधान करती है। धारा 121 ये भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना या युद्ध करने का प्रयत्न करना या युद्ध करने का दुष्प्रेरण करना। धारा 159 ये दंगा को परिभाषित करती है। प्रश्न क्रमांक 24 है कि भारतीय दंड संहिता की निम्न में से कौन सी धारा प्रतिनिधिक दायित्व से संबंधित है। तो प्रतिनिधिक दायित्व से संबंधित है धारा 154। सही ऑप्शन यहाँ पर इसका सी है। धारा 159 दंगा और धारा 121 भारत सरकार के विरुद्ध अपराध से संबंधित है जिसमें कि विद्रोह और इसका प्रयत्न भी शामिल है। प्रश्न क्रमांक 25 है कि वास्तव में लड़े बिना दो भाई लोक मार्ग पर एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। ध्यान रखिएगा बात, यहां जो वर्ड यूज किया गया है ये यूज किया गया है लड़े बिना, वो लड़ नहीं रहे हैं। दो भाई लोक मार्ग पर एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, वहां पर भीड़ जमा हो जाती है। अब देखिए आजकल एक प्रचलन तो है कि दो व्यक्ति कोई बात भी कर रहे हो या लड़ झगड़ रहे हो तो भीड़ जमा होने का तो एक आम बात है, भीड़ तो बड़ी आसानी से जमा हो जाती है। तो वहां पर भीड़ जमा हो जाती है, हो गई है और यातायात रुक गया है। वे दोनों भाई दोषी हैं। अब वे दोनों भाई किस बात के लिए दोषी हैं? बिना लड़ाई, लड़ नहीं रहे। अगर लड़ाई वाली बात आती तो स्पष्ट लिखाया था, लेकिन बिना लड़े बिना दोनों भाई एक दूसरे को गाली। अब यातायात जाम हो गया, भीड़ की वजह से जाम हुआ, उन्होंने भीड़ नहीं लगाई है, वो तो केवल एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे हैं। तो क्या वो दंगा करने के हैं, दंगा करने के दोषी हैं, बलवा के दोषी हैं, रिष्टी के दोषी हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए दंगा के लिए जब दो व्यक्ति आपस में किसी लोक स्थान, बात आती है लोक स्थान पर, यदि दंगा कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं तो वो दोषी हैं। लेकिन यहाँ लड़े बिना, पहली बात तो है कि वो लड़ नहीं रहे। दूसरा ये है कि दंगे के लिए आवश्यक शर्त ये होती है कि लोक मार्ग किसी लोक स्थान पर होना चाहिए, झगड़ा होना चाहिए। यहाँ पर यह है कि लोक मार्ग पर एक दूसरे को गाली दे रहे हैं लेकिन लड़ नहीं रहे हैं, झगड़ा नहीं कर रहे हैं। तो दंगा करने के दोषी नहीं होंगे, बलवा के दोषी नहीं होंगे, बलवा के लिए कम से कम 5 लोगों की आवश्यकता होती है। रिष्टी के दोषी नहीं होंगे, रिष्टी में किसी को क्षति पहुंचाने वाली बात होती है संपत्ति के संबंध में, और इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन यहाँ पर इसका डी हो जाएगा कि इनमें से किसी भी बात के लिए वह दोषी नहीं है। ऑप्शन में 1 और 2, 2 और 3, 1 और 4, खाली 4 दिया हुआ है। तो सही ऑप्शन यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्रमांक 4 बनेगा कि नन ऑफ द एबव, इनमें से किसी भी अपराध के लिए वो दोषी नहीं है। जगन्नाथ शाह के बाद में दो भाई आपस में एक कस्बे के
लोग मार्ग पर आपस में झगड़ा कर रहे थे तथा वे एक दूसरे को गालियां कह रहे थे, बक रहे थे। वहां काफी भीड़ इकट्ठा हो गई तथा यातायात भी बिल्कुल बंद हो गया, किंतु आघातों का आदान प्रदान नहीं हुआ। आघातों का आदान, किसी को एक दूसरे को कोई आघात नहीं पहुंचाया गया, आघातों का आदान प्रदान नहीं हुआ है। यह निर्णय किया गया कि वास्तविक मारपीट के अभाव में, मारपीट नहीं हुई है, वास्तविक मारपीट के अभाव में दंगा कारित नहीं हो सकता है, अतः वे इनमें से किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं है। प्रश्न क्रमांक 26 है कि निम्नलिखित में से किसमें दंगा का अपराध होता है। दंगा के अपराध के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों का होना आवश्यक है। हमें यहाँ ऑप्शन क्रमांक 1 दिया है 5 या अधिक व्यक्ति। तो देखिए 5 या 5 से अधिक व्यक्ति विधि विरुद्ध जमाव के लिए, बलवा के लिए आवश्यक होते हैं, तो ऑप्शन हमारा पहला ये गलत हो जाएगा। झगड़ा करते हुए एक लोक स्थान पर और लोक शांति को भंग करना, झगड़ा करना दंगे के लिए आवश्यक शर्त है। लोक स्थान पर होना चाहिए, यह भी आवश्यक शर्त है, तथा लोक शांति भंग होनी चाहिए, ये तीनों ही शर्तें आवश्यक हैं। तो यहाँ पर हमें कौन सा नहीं बनता है, दंगा के अपराध को नहीं गठित करता है, तो ऑप्शन क्रमांक ए है, जो कि दंगा के अपराध को यहाँ गठित नहीं कर रहा है। बाकी 3 ऑप्शन यहाँ पर अपने क्लियर बनते हैं, तो सही ऑप्शन यहाँ पर इसका ए हो जाएगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 159 के अनुसार जबकि 2 या अधिक व्यक्ति लोक स्थान पर लड़कर के लोक शांति, लड़ाई होना, लोक शांति को भंग करना, लोक शांति में विघ्न डालना, तब यह कहा जाता है कि वे दंगा करते हैं। बलवा के लिए, अब बलवा का अपराध कायद करने के लिए कम से कम 5 व्यक्तियों के द्वारा ऐसा अपराध किया जाना आवश्यक होता है, और ये किसी भी स्थान पर हो सकता है। किस बलवा प्राइवेट स्थान पर भी हो सकता है और पब्लिक स्थान पर भी हो सकता है, लेकिन दंगे के लिए शर्त है कि दंगा हमेशा किसी पब्लिक प्लेस पर ही होना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 27 है कि जब 2 या अधिक व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर लड़ाई करके लोक शांति में विघ्न डालते हैं तब वे अपराध कारित करते हैं। तो वे कैसा अपराध कारित करते हैं? जब 2 या अधिक व्यक्ति सार्वजनिक, अब देखिए पब्लिक प्लेस की बात आती है, कम से कम 2 हैं, 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, लड़ाई करते हैं, लूट नहीं है, बलवा नहीं है, लोक निषेध नहीं है, दंगा है। सही ऑप्शन यहाँ पर इसका डी है कि दंगा। धारा 159 में दंगा को परिभाषित किया गया है। धारा 159 के अंतर्गत जबकि 2 या अधिक व्यक्ति लोक स्थान में लड़ करके लोक शांति में विघ्न पैदा करते हैं तो वे दंगा करते हैं। प्रश्न क्रमांक 28 है कि जब 2 या अधिक व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर लड़ाई करके लोक शांति में विघ्न डालते हैं तो वे अपराध करते हैं दंगा का। धारा 146 ये बलवा करने को बताती है और धारा 390 ये लूट से संबंधित है। प्रश्न क्रमांक 29 है कि जब यह प्राइवेट स्थान पर नहीं किया जा सकता। हत्या है, हमला है, बलवा है, दंगा है। हत्या किसी प्राइवेट स्थान पर की जा सकती है और ज़्यादातर हत्याएं किसी प्राइवेट स्थान पर ही होती हैं, तो ये भी इसका पार्ट नहीं है। बलवा ये भी इसका पार्ट नहीं है, किसी भी स्थान पर हो सकता है। हमला ये भी किसी स्थान पर हो सकता है। तो दंगे के लिए आवश्यक शर्त है कि दंगा ये प्राइवेट स्थान पर नहीं किया जा सकता, ये किसी पब्लिक प्लेस में ही किया जाएगा। व्याख्या है कि दंगा किसी प्राइवेट स्थान पर नहीं किया जा सकता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 159 के अनुसार जबकि 2 या अधिक व्यक्ति लोक स्थान में लड़कर के लोक शांति में विघ्न डालते हैं तब ये दंगा माना जाता है। दंगा के लिए आवश्यक है कि लड़ाई किसी भी सार्वजनिक या लोक स्थान पर होनी चाहिए, दंगा प्राइवेट स्थान पर नहीं होता है। प्रश्न क्रमांक 30 है कि भारतीय दंड संहिता की निम्न में से कौन सी धारा दंगा को परिभाषित करती है? तो धारा 159 ये दंगा को परिभाषित करती है। धारा 160 में दंगा करने के लिए दंड, धारा 146 में बलवा तथा धारा 148 ये घातक आयुध से सज्जित होकर के बलवा करना के संबंध में बताते हैं। प्रश्न क्रमांक 31 है कि उस कथन को निर्दिष्ट करें जो गलत है। हमें यहाँ 4 कथन दिए हुए हैं, हमें बताना है कि कौन सा गलत है। पहला है कि किसी भी व्यक्ति को सदोष हानि कारित करने के लिए साशय संपत्ति का नाश करना, संपत्ति को नाशित करना, ये रिष्टि आता है, मिसचीफ। ये करेक्ट है कि रिष्टि की परिभाषा ही यही है कि किसी व्यक्ति को सदोष हानि को, उसको कोई हानि कारित हो, उसे कोई नुकसान पहुंचे, इसके लिए आप उसकी किसी संपत्ति को नष्ट कर देते हैं। आपने एक अंगूठी ली किसी की, उतार करके उसकी संपत्ति है या कोई अंगूठी है या और भी कोई ऐसी वस्तु है, लेके आपने उसे पानी में फेंक दिया, नदी में डाल दिया, नहीं मिलने की है, ठीक है। तो यहाँ किसी व्यक्ति को सदोष हानिकारक, उसको हानि हुई, हानिकारक करने के आशय से आपने उसकी संपत्ति को नष्ट कर दिया है, ये दृष्टि की श्रेणी में आता है।
बी है कि किसी भी व्यक्ति को सासे कोई भी क्षति कारित करने के भय में डाल करके कि हम आपके साथ अमुक ऐसा कार्य कर देंगे, करने के भय में डाल करके तद द्वारा उसे कोई भी संपत्ति प्रदान करने के लिए बेईमानी पूर्वक उत्प्रेरित करना। आपने पहले उसको भय दिखाया, भय दिखा करके कहा कि आप अपनी अमुक चीज हमारे नाम कर दीजिए। समझिएगा कि क्षति कारित करने के लिए भय में डाला गया है, उसे कोई भी संपत्ति प्रदान, जिससे कि वो आपको अपनी संपत्ति, कोई संपत्ति आपके नाम कर दे, आपको दे दे। तो किसी व्यक्ति को साशय, आपका आशय है, किसी व्यक्ति को साशय, आपने आशय के साथ किसी व्यक्ति को क्षति कारित करने के लिए भय में डाल दिया और उससे उसकी कोई संपत्ति आपने ले ली, प्रदान करने के लिए बेईमानी पूर्वक उत्प्रेरित करना कि वो उस संपत्ति को आपको दे दे, ऐसा किया जाना, ये उद्यापन कहलाता है। ये करेक्ट है। सी ऑप्शन है कि 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के द्वारा संयुक्त रूप से लूट करना डकैती की कोटि में आता है। ये भी करेक्ट है कि 5 या 5 से अधिक व्यक्ति हैं और संयुक्त होकर के ये लूट करते हैं, तो ये डकैती की श्रेणी में आता है। ये करेक्ट है। डी है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति कहीं भी झगड़ा करते हैं तो वे दंगा कारित करते हैं। बस यहाँ इसमें गलती ये है कि कहीं भी झगड़ा नहीं होता। दंगे के लिए आवश्यक शर्त ये होती है कि वो झगड़ा उनका पब्लिक प्लेस पर होना चाहिए। तो पब्लिक प्लेस आवश्यक है, न कि कहीं भी। तो सही ऑप्शन यहाँ पर इसका डी हो जाएगा कि डी में गलती है। धारा 159 दंगा का प्रावधान करती है, बताती है कि जब 2 या अधिक व्यक्ति किसी लोक स्थान पर झगड़ा करते हैं, लोक शांति में विघ्न डालते हैं, तो ये कहा जाता है कि वो दंगा करते हैं। धारा 160 दंगे के दंड का प्रावधान करती है। जो कोई दंगा करेगा वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से, दोनों में से किसी भांति के कारावास का तात्पर्य है कि साधारण भी हो सकता है, कठोर भी हो सकता है, जिसकी अवधि 1 महीने तक की हो सकती है, या जुर्माने से जो कि 100 रुपये तक का हो सकता है, या दोनों से दंडित किया जाएगा। इस प्रकार दंगे का अपराध गठन हेतु झगड़ा किसी भी सार्वजनिक स्थान पर होना चाहिए, न कि किसी प्राइवेट स्थान पर या किसी भी स्थान पर। प्रश्न क्रमांक 32 है कि भारतीय दंड संहिता से है कि किस अपराध के लिए न्यूनतम 5 व्यक्तियों का होना आवश्यक नहीं है। तो देखिए, बलवा के लिए न्यूनतम 5 व्यक्ति होना आवश्यक है। बलवा के संबंध में हमने आपको पूर्व में बताया है कि विधि विरुद्ध जमाव के सदस्यों के द्वारा बल और हिंसा का प्रयोग करना बलवा कहलाता है। तो जिस तरह से विधि विरुद्ध जमाव के लिए 5 व्यक्ति चाहिए, उसी प्रकार से बलवा के लिए भी 5 व्यक्ति ही चाहिए। दंगा के लिए 2 चाहिए, डकैती के लिए 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का होना डकैती के लिए आवश्यक होता है। तो सही ऑप्शन यहाँ पर इसका बी है कि 5 व्यक्तियों का होना आवश्यक नहीं है, ऑप्शन क्रमांक बी में। डकैती धारा 391, धारा 146 में बलवा है तथा डकैती 391 में है। का अपराध घटित होने के लिए कम से कम 5 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, जबकि दंगे को 159 में बताया गया है और इसके लिए कम से कम 2 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। प्रश्न क्रमांक 33 है कि दंगा करने के लिए कम से कम कितने व्यक्ति चाहिए। तो दंगा करने के लिए कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। इससे आगे के वीडियो में हम इस बुक के चैप्टर क्रमांक 11 को डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। हमारी एप्लीकेशन ला स्टडी को डाउनलोड करें, जहां आप बहुत कम कीमत में पूरे वर्ष के लिए हमारी रेगुलर हिंदी मीडियम टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।